नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में वंशानुक्रम एवं वातावरण बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने वंशानुक्रम जाना था। क्या होता है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की क्या प्रोसेस होती है, माता पिता से बालकों में जो गुण स्थानांतरण किए जाते हैं, आनुवंशिक गुण, वो कैसे स्थानांतरित होते हैं, वंशानुक्रम की क्या क्या विसंगतियाँ थी, इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में। आप सभी मित्रों को मैं बता दूं, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। 2015 की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और सीधा बस वंशानुक्रम का नियम पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है, और प्रतिपादक पूछे गए हैं। तो आप सभी साथी इस कक्षा को अंत तक देखिए, यहाँ से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न आप सभी साथी हल कर पाएंगे अगर इस कक्षा को पूरा देखते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वंशानुक्रम के नियम। साथियों, कई सारे वंशानुक्रम के नियम हैं, हम सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। आपसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे उसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो पहला नियम है समानता का नियम। साथियों, जो समानता का नियम है वो क्या कहता है? यह नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होगी वैसे ही संतान उत्पन्न होगी। जैसे कोई गोरे माँ बाप हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान हैं, उनकी जो बेटे बेटी हैं वो भी क्या होंगे? गोरे होंगे। या फिर हम दूसरे शब्दों में सार्वभौमिक अर्थों में समझें कि मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है, बंदर से बंदर ही पैदा होता है, न कि आदमी से बंदर पैदा होता है या फिर पशुओं से मनुष्य प्राप्त होते हो। तो ये जो है ये भी एक समानता के नियम को दर्शाता है। जैसे आम के पेड़ से आम के ही फल लगते हैं, न कि नींबू या संतरा के। तो ये समानता का नियम कहता है कि समान चीज़ से समान चीज़ें उत्पन्न होती है, अर्थात जैसे माता पिता वैसे ही संतान उत्पन्न होगी। बुद्धिमान माता पिता है तो बुद्धिमान संतान होगी, काले माँ बाप है तो काली संतान होगी। लेकिन मित्रों, कई जगह आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार आपको यही ध्यान रखना है कि समानता के नियम के अनुसार जैसे माता पिता वैसे की वैसे ठीक संतान उत्पन्न होगी। ठीक है मित्रों, अगला जो सिद्धांत है हमारा आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विभिन्नता का नियम। और ये विभिन्नता का नियम ये कहता है कि माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न होते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा, अपवाद स्वरूप आपके गाँव में कोई किसी के माता पिता जो होते हैं गोरे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो उत्पन्न होते हैं वो काले हो जाते हैं। कोई जो माता पिता है अधिक बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं बुद्धिमान नहीं होते हैं, मूर्ख हो जाते हैं। तो ये विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। किसी माँ बाप लंबे हैं, बच्चे छोटे हो जाते हैं, माँ बाप जो है छोटे होते हैं, बच्चे लंबे हो जाते हैं। तो ये विभिन्नता भी आपको देखने को मिलेगी। तो विभिन्नता का नियम ये कहता है कि माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न होना। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला जो नियम है हमारा प्रत्यागमन का नियम। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार क्या है, बालक क्या होता है, ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं उनके विपरीत बालक होता है। जैसे गोरे माता पिता है तो उनके संतान काली उत्पन्न होती है। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान कौन होगा। ये जो सेंटेंस है सोरेनसन महोदय ने कहा है, और सोरेनसन महोदय ने ये कहा है कि जैसे प्रतिभाशाली माता पिता है उससे कम प्रतिभाशाली संतान उत्पन्न हो जाती है। या फिर हम यूँ कहें, आपने सभी ने सुना होगा हिरण्यकश्यप वाली कहानी। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद एक धर्म था और हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी करता था। उग्रसेन एक धर्मात्मा राजा था, धर्म को मानने वाला था, लेकिन कंस एक अधर्म पर चलने वाला था। तो इस प्रकार से संतान के ठीक विपरीत गुणों का पाया जाना प्रत्यागमन का नियम कहलाता है मित्रों। इसके अनुसार क्या करता है, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार बालक जो होता है अपने माता पिता से जो विशिष्ट गुण होते हैं उनको त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। अर्थात जैसे माता पिता में गुण है विशिष्ट रूप से, वो महान है, तो वो महान नहीं होते, वो एक सामान्य तरफ चले जाते हैं, सामान्य गुण प्राप्त करते हैं। हो सकता है वो उतने महान नहीं हो जितने उनके माता पिता हो, जितने बुद्धिमान उनके माता पिता थे उतने बुद्धिमान उनके बच्चे नहीं हो, या फिर जितनी निम्न कोटि की बुद्धि लब्धि इनके अंदर थी माता पिताओं के अंदर, हो सकता है उससे अच्छी बुद्धि लब्धि उनके। अर्थात ठीक विपरीत गुणों का जो पाया जाना है प्रत्यागमन के नियम के कारण होता है मित्रों। और आप सभी को बता दूं, वंशानुक्रम में दो प्रकार के गुण होते हैं। ये विभिन्नता क्यों पाई जाती है, एक व्यक्त होता है और एक सुप्त होता है। इनमें से जो गुण ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो गुण बच्चे में आ जाता है। अर्थात किसी के माता पिता में बुद्धि भी है और मूर्खता भी है। अभी इनमें से जो बुद्धि लब्धि है कम ज़्यादा, या फिर कोई काला गोरा जो है, इनमें से जो गुण अधिक प्रभावशाली होगा वो व्यक्ति में
स्थानांतरित होते हैं गुण, और जो सुप्त गुण होते हैं वो दब जाते हैं मित्रों। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दब जाते हैं तो आगे जाकर उत्पन्न नहीं होते। आगे जब हम वर्ण संकरता का नियम पढ़ेंगे तो इसको आसानी समझ पाएंगे कि दो प्रकार के गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगले चलते हैं हम बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत। साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है रीट में कोई सी में कि बीजकोश की निरंतरता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया, तो बीजमैन महोदय के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और ये जो होता है बीजकोश क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस सिद्धांत का यह कहना है कि बीजकोश जो है कभी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और बीजकोश जो होता है उत्पादक कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्पादक कोश का निर्माण करता है। और जो माता पिता से जो गुण बच्चों में स्थानांतरित होते हैं वो बीजकोश के रूप में स्थानांतरित होते हैं। और बीजकोश का जो संरक्षक है वो माँ बाप है। अर्थात जो संतानों में गुण प्राप्त होते हैं, जो माता पिताओं से स्थानांतरित होते हैं, वो एक बीजकोश के रूप में होते हैं और वो निरंतर रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अर्थात बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता है मित्रों। ठीक है, तो बीजकोश ने क्या कहा इस सिद्धांत के बाद? एक सिद्धांत और दिया बीजमैन महोदय ने, जो था अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। मित्रों, ये कहते हैं कि बीजकोश ही व्यक्ति में स्थानांतरित होता है। बीजकोश में जो गुण होते हैं बीजकोश के द्वारा ही व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। लेकिन एक और नियम इन्होंने दिया उसी को परिभाषित करने के लिए कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, अर्थात उपार्जित गुणों के संचरण का नियम भी इसे हम कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी माता पिता या वातावरण में रहकर कुछ भी अर्जित करते हैं वो आने वाली संतानों में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अर्जित जो गुण हम करते हैं वातावरण से, उन गुणों का संक्रमण नहीं किया जा सकता है। इन्होंने एक चूहों पर प्रयोग किया और इन्होंने कहा चूहों की पूंछ काट दी, और जब उनसे उत्पन्न होने वाले चूहे थे वो चूहे पूंछ के साथ जन्म हुए, पूंछ वाले चूहे पैदा हुए, न कि बिना पूंछ वाले। तो इन्होंने कहा कि जो गुण अर्जित किए जाएंगे उनका संक्रमण नहीं होगा, सिर्फ बीजकोश का ही, बीजकोश में स्थित जो गुण होंगे उन्हीं का स्थानांतरण किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इन्होंने सिद्ध किया कि जैसे लूले लंगड़े माँ बाप है, उनकी संतानें लूली लंगड़ी पैदा नहीं होती है। या फिर हम कहें एक माता क्या करती है, मेकअप करवा लेती है अपने शरीर का, अपने बालों को घुंघराले बना लेती है, लेकिन उससे उत्पन्न जो बच्चे होंगे क्या उनके बाल भी ऐसे घुंघराले या फिर उनकी तरह सुंदरता होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन्होंने इस प्रकार से कहा। या फिर इन्होंने कहा कि जैसे बच्चियों की नाक कान छिदवा ले जाते हैं तो उनसे उत्पन्न जो बच्चियाँ होती है वो ऐसा नहीं होती कि उनके नाक कान पहले से छिदे हुए हों। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो गुण वातावरण में रहकर अर्जित किए जाते हैं उनका संक्रमण नहीं किया जाता है मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, एक और सिद्धांत आता है विकासवाद का पुराना सिद्धांत। और इनमें क्या कहा, लेमार्क व डार्विन महोदय ने इस सिद्धांत को परिभाषित किया और इन्होंने कहा कि वातावरण द्वारा होने वाले परिवर्तन का जो संक्रमण है वो संतान में किया जा सकता है। वातावरण के द्वारा जो परिवर्तन होगा उसको संतान में स्थानांतरित किया जा सकता है। और लेकिन इसको वुडवर्थ के एक उदाहरण ने, वुडवर्थ ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर से डार्विन और लेमार्क ने जो दिया कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सकता है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वुडवर्थ ने कहा कि जैसे देखो आप देखते हैं किसानों गाँव में जो खेतों में काम करते हैं किसान, वो कि इतने मजबूत हो जाता है उनका शरीर कि उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको भी उत्पन्न होते ही उनकी शक्ति, उनके हाथ पैरों में शक्ति मजबूती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनकी त्वचा कोमल ही होती है। इसके बाद क्या हुआ मित्रों, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम का एक सिद्धांत आया। और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम का जो सिद्धांत है मित्रों, 3 व्यक्तियों ने दिए, एक लेमार्क ने, एक मैकडूगल ने और एक हैरिसन ने। साथियों, लेमार्क ने जो प्रयोग किया जिराफ पर किया, मैकडूगल ने चूहों पर किया, हैरिसन ने कीट पतंगों पर किया। साथियों, लेमार्क ने कहा कि जिराफ की जो गर्दन थी वो पहले घोड़े के समान थी, लेकिन जब इनको अपना जीवन यापन करने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ी तो ये अपनी गर्दन को ऊंची कर करके पेड़ों से खाना प्राप्त करता था। तो इनकी वास्तविक स्थिति जो थी वो ऐसी हो गई, धीरे धीरे इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये है इन्होंने अर्जित किया इस प्रकार से, गर्दन को ऊंची रखने के कारण इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। और मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया और इन्होंने चूहों पर क्या बताया, इन्होंने एक प्रकार से चूहों पर प्रयोग किया और 2 नाली ली और उन 2 नालियों में चूहों को छोड़ दिया। एक जो नाली थी प्रकाश युक्त थी और एक नाली में क्या था, प्रकाश नहीं था। अब जिसमें अंधेरा था उसमें तो चूहे गए नहीं, पहले किस में गए, प्रकाश वाले में। लेकिन इसने क्या किया, मैकडूगल ने उस
प्रकाश वाली जो नाली थी उसके अंदर कुछ ऐसा करंट सा लगा दिया कि चूहे ठेठ मतलब पूरे लास्ट तक नहीं जा पाते थे उसमें। तो उसके बाद मैकडूगल ने जब देखा, पहली बार जो चूहों को भेजा तो 165 बार गलती करने के बाद 166वीं बार में सही रास्ते को चुना। लेकिन उससे उत्पन्न जो संतान थी उनको इसी तरह का व्यवहार करवाया गया तो उनकी जो औसत था वो 25 बार गलती करने पर ही वो सही रास्ते को चुन लिया। तो उन्होंने कहा कि जब कोई अर्जित गुण किया जाएगा उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। इन्होंने कीट पतंगों पर प्रयोग किया हैरिसन महोदय ने, और हैरिसन महोदय ने क्या किया, कीट पतंगों का पालन किया और इन्होंने 2 जगह पर किया, एक तो प्रदूषण युक्त शहर में और एक जहाँ हरी भरी हरियाली होती है वहाँ पर खेतों के पास में किया। इन्होंने देखा कि जहाँ पर प्रदूषण युक्त था वहाँ पर उनका जो कलर था मक्खियों का वो काला होने लग गया, और उनसे उत्पन्न जो मक्खियाँ थी, कीट पतंगे थे, उनका भी कलर क्या होने लग गया, काला पड़ने लग गया धीरे धीरे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि अर्जित जो गुण होंगे उनका संक्रमण किया जा सकता है, लैमार्क, मैकडूगल और हैरिसन ने। लेकिन आप सभी साथी सोच रहे होंगे अभी तो बीजकोष के सिद्धांत ये कह रहा था कि संक्रमण नहीं किया जा सकता और ये कह रहे हैं संक्रमण किया जा सकता है, तो आपको क्या मानना है मित्रों? तो इसके लिए डार्विन ने एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा, आप सभी को रेड लाइन में दिखाई दे रहा होगा, कि उन्हीं गुणों का संक्रमण किया जा सकेगा जो क्या करेंगे, जो उसके बीजकोष को प्रभावित करेगा। तो आप सभी साथी जान रहे जो भी अर्जित गुण होंगे जो बीजकोष को प्रभावित करेगा सिर्फ उन्हीं का संक्रमण होगा, सभी अर्जित गुणों का संक्रमण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो ठीक है मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है हमारा वर्ण संकरता का नियम, जो कि मेंडल ऑस्ट्रिया निवासी पादरी के द्वारा दिया गया है। मित्रों आपसे पूछा जा सकता है वर्ण संकरता का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे मेंडल, जो कि क्या था, ऑस्ट्रिया के निवासी थे और एक पादरी थे। मित्रों इन्होंने जो वर्ण संकरता का नियम दिया उसको क्या कहा गया, वंश सूत्रों या वंशक्रम का नियम कहा गया, और वर्ण संकरता के नियम को ही आनुवंशिकता का आधारभूत नियम कहा गया। और मित्रों जो मेंडल हैं इनको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आप सभी साथ ही नोट कर लें कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मित्रों इन्होंने जो प्रयोग किया किस पर किया, मटर व चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत जो है वर्ण संकरता का ये कहता है कि वर्ण संकर जो प्राणी होगी या वस्तुएं हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। इसका क्या तात्पर्य है मित्रों, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 पौधे लिए, एक पौधा छोटा लिया और एक पौधा लिया इन्होंने बड़ा। इन्होंने क्या किया, इनसे संक्रमण करवाया और इनको बो दिया। इनको जब बोया तो इनसे उत्पन्न होने वाले जो पौधे थे वो एक बड़े पौधे के रूप में पैदा हुए, और इन्होंने फिर से इस पौधे को संक्रमण करवाया और इस पौधे से जो इन्होंने पौधे उत्पन्न हुए वो पौधे क्या थे, 3:1 में उत्पन्न हुए। कितने में उत्पन्न हुए मित्रों, इनमें से क्या हुआ, 3:1 में। अगर 4 पौधे इन्होंने संक्रमित करवाए, 4 उगाए, तो 3 पौधे जो थे वो लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा क्या हुआ, बोना प्राप्त हुआ। जब इनको आपस में संक्रमित करके तीसरी बार जब बोया गया तो तीसरी पीढ़ी में इन्होंने क्या किया, जो लंबे पौधे थे, लंबे बीज थे, उनसे लंबे पौधे प्राप्त हुए और बोने बीज से क्या हुए, बोने पौधे प्राप्त हुए। अर्थात इनका कहना यह है कि वर्ण संकर जो प्राणी होती है वो अपने मौलिक स्वरूप के, आप चाहे बीजों को कितनी बार वर्ण संकरित कराते रहे, वो आखिर में जाकर क्या होगी, अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेगी। अपना शुद्ध रूप क्या है वो प्राप्त कर लेगी, शुद्ध रूप में आ जाएगी। तो ये था हमारा वर्ण संकर का नियम। साथियों वर्ण संकर के नियम में मैंने आपको बताया था, एक था व्यक्त और एक था सुप्त। हो सकता है किसी पीढ़ी में, जैसे आपने देखा पहली पीढ़ी में जो उत्पन्न हुए पौधे वो कौन से हो गए, लंबे हो गए, जबकि हमने संक्रमण किनका करवाया था, लंबे और छोटों का। तो जो जो छोटे पौधे नहीं हुए दूसरी पीढ़ी में, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुण बिल्कुल खत्म हो गया। हो सकता है उस पीढ़ी में वो गुण, व्यक्त जो गुण था, लंबे पौधे का जो गुण था वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था और इस वजह से क्या हुआ, सुप्त गुण अर्थात छोटे पौधे का जो गुण था वो दब गया। लेकिन वो सुप्त गुण बिल्कुल दब नहीं गया, आगे की आने वाली पीढ़ियों में उसने अपना प्रभाव दिखाया और अपने मूल रूप में वह आ गया। तो इसी प्रकार से कहते हैं वर्ण संकर का सिद्धांत कि वर्ण संकर जो प्राणी होंगे या वस्तुएं होंगी वो अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है, अर्थात अपने शुद्ध रूप को हासिल कर लेती है। और इसी के कारण क्या हुआ,
दो नियम इन्होंने दिए, पृथक्करण का नियम या फिर प्रभावशीलता या प्रधानता का नियम। मित्रों आप सभी साथी इसको यहाँ से कट कर ले। एक है पृथक्करण का नियम पहला, और है दूसरा प्रभावशालिता का नियम। अब ये प्रभावशालिता और पृथक्करण का नियम क्या कहता है मित्रों? ये पृथक्करण और प्रभावशालिता या प्रधानता का नियम ये कहता है कि किसी भी प्रकार का जो गुण होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। प्रधानता का नियम तो मित्रों ये कहता है अपने आप में स्वतंत्र होता है, अर्थात पौधों का लंबा या छोटा होना, उसकी पत्ती, उसके रंग के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वो अपने अपने गुण, अर्थात एक ही गुणसूत्र में जो कई सारे जिन्स होंगे, उस जिन्सों में जो अलग अलग विशेषताएं होगी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी, वो एक दूसरे से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो ये था मित्रों हमारा प्रधानता का नियम। तो पृथक्करण का नियम ये कहता है कि आपने देखा कि अपने आप जो है मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अर्थात अपना शुद्ध रूप हासिल कर लेता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला जो नियम है हमारे जो ये नियम थे मित्रों 7 नियम पूर्ण हो चुके हैं। आप सभी साथी एक बार फिर से देख लीजिए। एक था वर्ण संकरता का नियम, वर्ण संकरता के नियम के बाद अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, विकासवाद का पुराना सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, और था प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम और समानता का नियम। तो ये थे साथियों हमारे 7 या 8 वंशानुक्रम के महत्वपूर्ण नियम। अब हम जानते हैं कि ये जो वंशानुक्रम है इसका मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं, उनके अनुसार इन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी साथी इन नामों को याद करेंगे, क्योंकि हो सकता है मित्रों यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए और सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। आप सभी ये तो बता सकते हैं कि इन पर हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किसने माना है कि जैसे मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जो बालक की मूल शक्ति होती है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता की मूल शक्ति होती है वैसे ही बालक की मूल शक्ति होती है, वैसा ही बालक व्यवहार करता है। तो ये जो कहने वाले महोदय थे थॉर्नडाइक महोदय थे, आप ध्यान रखिए। आपसे पूछ लिया जाए कि वंशानुक्रम का प्रभाव मूल शक्तियों पर पड़ता है, ये मानने वाले या इसकी व्याख्या करने वाले कौन थे? तो थॉर्नडाइक महोदय थे। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव की व्याख्या किसने की थी मित्रों? कार्ल पियर्सन ने की थी। आप सभी साथी ध्यान रखिए, अर्थात बालक का शरीर कैसा होगा, बालक के शरीर के लक्षण जो होते हैं वो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसे माता पिता के बच्चे गोरे हैं तो उनके बच्चे भी सामान्यतः औसत रूप से गोरे ही होंगे। तो ये क्या है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, जिस प्रजाति में बालक जन्म लेंगे अगर प्रजाति श्रेष्ठ होगी तो उससे उत्पन्न बालक भी क्या होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और ये मानने वाले कौन थे मित्रों? क्लीनबर्ग थे। आप सभी साथी यहाँ नाम देख ले, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, ये मानने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले जो महोदय थे क्लीनबर्ग महोदय थे। और इन्होंने कहा भी था, अध्ययन किया था कि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है वो निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया। मित्रों आपको वो सब अध्ययन जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपके रीट के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग यहाँ बताने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो इन प्रत्येक पर आधे आधे घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है, इनका अध्ययन बताने में इतना समय लग सकता है, लेकिन आप सभी को बस जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितना आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं कि इस पर योग्यता का प्रभाव जो है कौन से प्रभाव किस मनोविज्ञान के द्वारा बताया गया है। तो देखिए मित्रों, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैटल कहते हैं कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव है बालक की व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा बढ़िया वर्ग, अब बढ़िया वर्ग से जो संतानें होती हैं उनमें इस प्रकार का पैशन होता है कि वो व्यापार में मुनाफा कमाए लेते हैं, चाहे उनको घाटा लगे, लेकिन वो व्यापार से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनका व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है विनशिप। और विनशिप महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया मित्रों कि प्रतिष्ठित जो माता पिता होते हैं उनकी संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। और विनशिप महोदय ने भी कई सारे परिवारों पर अध्ययन किया। मित्रों आप सभी को वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है, मित्रों आपके पाठ्यक्रम में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं दे रखा है। चरित्र पर प्रभाव, डगडेल महोदय ने कहा चरित्रहीन जो माता पिता होते हैं उनकी संतान भी चरित्रहीन होती है। और इन डगडेल महोदय ने भी अध्ययन किया, डगडेल महोदय ने भी इस प्रकार से अध्ययन किया। और महानता का प्रभाव, मित्रों महानता का प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा मानने वाले कौन थे? गाल्टन महोदय थे। महान व्यक्तियों से उत्पन्न जो व्यक्ति थे वो भी सामान्य रूप से महान होते हैं। और गोडार्ड जो महोदय थे उन्होंने भी क्या किया, बुद्धि का प्रभाव बताया है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अध्ययन किया। इसी प्रकार से इनका मानना था कि वंशानुक्रम का प्रभाव मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार से पड़ता है। आप सभी इनको ध्यान रखें, जैसे आपसे पूछा जाए, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है।
तो आप क्या बताओगे? गोडार्ड महोदय। इस प्रकार से आप इन सभी नामों को, आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रभाव थे जिन्हें उनके द्वारा बताए गए हैं वो सभी बता दिए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं मित्रों वातावरण की। वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा मित्रों वातावरण क्या होता है, किसे कहते हैं हम वातावरण? वातावरण जो होता है हमारे चारों ओर का परिवेश, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब क्या है? वो वातावरण का हिस्सा है। अर्थात हम कहीं वातावरण को हम क्या कहते हैं? एक शब्द से और जानते हैं, पर्यावरण से भी जानते हैं मित्रों। पर्यावरण आप सभी जानते हैं, परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है वो क्या है? वातावरण है। और मित्रों 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, परिभाषा यहाँ से पूछी गई थी कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अर्थात वातावरण क्या है? बाहरी शक्ति है। वंशानुक्रम एक प्रकार से आंतरिक शक्ति है। अर्थात वंशानुक्रम के अलावा जो कुछ भी हमें प्रभावित करता है वो क्या है? वातावरण का प्रभाव है मित्रों। जैसे एनास्टसी महोदय ने एक परिभाषा दी है मित्रों, देखिएगा एनास्टसी महोदय ने क्या कहा है कि वातावरण वह वस्तु है जो पितरेकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है मित्रों। अर्थात हम अगर हमारे वंशानुक्रम को छोड़ दें, जीन्स को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु जो भी व्यक्ति को प्रभावित करेगी वो क्या होगी? वो वातावरण का हिस्सा होगी, वो वातावरण कहलाएगी मित्रों। जैसे ही बोरिंग और लैंगफील्ड महोदय ने भी एक परिभाषा दी है कि जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक, अर्थात व्यक्ति में जो जीन्स होते हैं उनके अलावा कोई सा भी जो कारक होगा वो क्या होगा? वातावरण होगा। और मित्रों वातावरण आप सभी जानते हैं बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब टॉपिक जो है मित्रों आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वातावरण है, वातावरण कई प्रकार के होते हैं। आंतरिक वातावरण एक लिया गया है यहाँ पर। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य क्या है? अंतःकोशीय वातावरण से है। अंतःकोशीय वातावरण अर्थात माता के गर्भ में, माता के गर्भ का जो वातावरण, जिस समय बालक जो माता के गर्भ में पल रहा होता है उस समय के वातावरण को अंतःकोशीय आंतरिक वातावरण कहा है। और बाह्य वातावरण क्या होता है मित्रों? दो प्रकार के होते हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण जो क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण, जिसे हम कहते हैं प्रकृति के द्वारा निर्मित जो वातावरण होगा वो प्राकृतिक वातावरण होगा। सामाजिक वातावरण जो कि समाज, परिवार, विद्यालय, ये सब क्या है? सामाजिक वातावरण का हिस्सा है। अब ये व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे इसका अध्ययन करने की मित्रों हमें आवश्यकता नहीं है, आप सभी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है वातावरण से बालक के शरीर की रचना पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर कोई बालक अधिक धूप वाले क्षेत्रों में रहेगा वहाँ उसका रंग काला हो जाएगा, ये सब हमको बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो कोई बच्चा अच्छे वातावरण में रह रहा है, अच्छे परिवार में रह रहा है, तो उसका मानसिक विकास अच्छी तरीके से होगा, उसे अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो ये सब मित्रों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कॉम्प्रिहेंशन लेवल के अनुसार इस तरह के सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बच जाता है हमारा कि वंशानुक्रम व वातावरण की जो तुलना है बीज और धरती से किस महोदय ने की है? साथियों बीज और धरती की जो तुलना है वो वुडवर्थ ने की है मित्रों। किसने की है? वंशानुक्रम बराबर इन्होंने बताया है, वंशानुक्रम को तो इन्होंने कहा है बीज, अर्थात जो हमारा वंशानुक्रम है वो तो है बीज, और हमारी जो धरती है उन्होंने धरती से तात्पर्य लिया है वातावरण से। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, एक बीज का उचित रूप से निर्माण एक अच्छे वातावरण में किया जा सकता है मित्रों। जब उचित उपयुक्त वातावरण बीज को मिलेगा तभी, अर्थात बीज को एक अच्छी धरती, अगर उपजाऊ भूमि होगी तो बीज अधिक विकसित करेगा। उसी प्रकार वंशानुक्रम जो है एक उचित वातावरण बालक को मिलता है तभी उसके वंशानुक्रम से संबंधित जो गुण हैं वो उचित प्रकार से विकसित हो सकेंगी। तो इन्होंने माना है वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर क्या होता है? विकास होता है मित्रों। तो वंशानुक्रम का गुणात्मक जो रूप है वातावरण के साथ जो क्रियाएं हैं वो एक विकास का रूप होती है। तो आशा करता हूं मित्रों आप सभी साथियों को हमारी ये कक्षा पसंद आई होगी, और आप सभी साथियों को कक्षा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी साथियों ने कक्षा अंत तक देखी उसके लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से हम अगली बेहतरीन कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मित्रों।